Hello, good morning, students. I am Dr. Udhesh Prasad, Assistant Professor, Department of Chemistry, Narayan College, Goriakot, Siwan, JP University, Chhapra, Bihar. Students, I am going to explain topic chemical bond, which is in syllabus of BSc Part 1 Chemistry Honors, and in this unit an important term you have to know is लैटिस एनर्जी। आपको इस रासायनिक बंधन नामक अध्याय में लैटिस एनर्जी नामक एक छोटा टर्म है जिसे आपको समझना होगा। अब सवाल यह है कि लैटिस एनर्जी क्या है। अब लैटिस एनर्जी को क्लियरली समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि लैटिस क्या है। हम लैटिस को अगर समझ लें तो लैटिस एनर्जी समझने में हमें बेहद आसानी होगी। मैं लैटिस को समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी वीडियो लेक्चर को सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। लैटिस को समझा रहा हूँ। लैटिस क्या है? व्हाट इज लैटिस? द सिमेट्रिकल 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। एक्चुअली ऐसा 3-dimensional अरेंजमेंट है किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का जिसमें कि सभी एटम्स स्पेस में अरेंज्ड हैं, जिसे हम लोग उस क्रिस्टल का लैटिस स्ट्रक्चर या उसे क्रिस्टल लैटिस या उसे स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी को क्लियर समझने के लिए आपको समझना होगा कि बॉर्न-हाइवर साइकिल क्या है। बॉर्न-हाइवर साइकिल में बॉर्न-हाइवर साइंटिस्ट का नाम है और इसके आधार पर हम लोग ये समझेंगे कि बॉर्न-हाइवर साइकिल किसे कहते हैं। जब बॉर्न-हाइवर साइकिल समझ में आ जाएगा तब फिर लैटिस एनर्जी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे जब दो एटम्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो इनके बीच ऊर्जा अधिक होती है, और जब ये एटम्स एक दूसरे से जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी सूरत में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एनर्जी कम हो जाती है। और मूलतः इसी को हम लोग एनर्जी जो चेंज होता है उसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहा करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको जानना होगा कि बॉर्न-हाइवर साइकिल क्या है, और तब हम लोग अंत में समझ पाएंगे कि लैटिस एनर्जी क्या है। बॉर्न-हाइवर साइकिल को मैं समझाने जा रहा हूँ। बॉर्न-हाइवर वैज्ञानिक का नाम है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, सोडियम जो सॉलिड अवस्था में है उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसे हम डेल्टा एच सब्लिमेशन कह रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ये, तो सोडियम जो ठोस है वो सोडियम गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब सोडियम गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो अब यहाँ पर जो कम से कम ऊर्जा देने से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल कर सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे हम IE दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, हिंदी में आयनीकरण ऊर्जा के नाम से भी या आयनीकरण विभव के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्लोरीन जो गैस की अवस्था में है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, जिससे हम डेल्टा एच डिसोसिएशन का नाम दिए हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, अभी क्लोरीन जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ये टूट के भी गैस के फॉर्म में आ जाता है। और फिर इसमें जब क्लोरीन गैस के फॉर्म में आता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम एटम लॉस किया है वो क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन का निर्माण करता है, और इस स्थिति में यहाँ पर क्लोरीन एटम जो है ऊर्जा मुक्त करती है, एनर्जी देती है। इन केस में एनर्जी खर्च होता है इस सब में, लेकिन इस केस में एनर्जी जो है रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसेस फॉर्म में आ गया, अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों आयन्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का निर्माण होगा। अब इस समय जितनी ऊर्जा में चेंज होगा, जितनी एनर्जी में परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग यू सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, यही NaCl जो क्रिस्टल है इसका लैटिस एनर्जी कहलाता है। इसे हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी या लैटिस ऊर्जा भी कहते हैं। यहाँ डायरेक्ट जो सोडियम एटम और क्लोरीन गैस ये दोनों मिलकर जो NaCl सॉलिड का निर्माण किया है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड का निर्माण किया है, इस समय जो हीट चेंज होगा या इंथैल्पी चेंज होगा, जिससे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जिसको डेल्टा HF नॉट में लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये अलजेब्रिक सम है डेल्टा H सब्लिमेशन, फिर प्लस इसमें कर दें आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर इसमें प्लस कर दें डेल्टा एच डिसोसिएशन, फिर इसमें प्लस कर दें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और फिर इसमें हम लोग प्लस कर दें लैटिस एनर्जी।
लैटिस एनर्जी। तो इन सभी चारों का, पांचों का जो अलजेब्रिक सम है, यही समझ लीजिए कि एंथैल्पी और फॉर्मेशन। अब अगर हमें इसका लैटिस एनर्जी निकालना हो, डायरेक्ट ये पता लगाएं कि इसका लैटिस एनर्जी क्या है। तो लैटिस एनर्जी पता लगाने के लिए हमें इसका डेल्टा एच एफ नॉट है ना, ये में माइनस कर देना होगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन को माइनस करना होगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी को माइनस करना होगा, फिर डेल्टा एच डिसोसिएशन को माइनस करना होगा, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को माइनस करना होगा। अगर इन सब को हम डेल्टा एच में से माइनस कर लें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से घटा दें, तो हमें उसका क्रिस्टल लैटिस या लैटिस एनर्जी मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि लैटिस एनर्जी जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, इससे हम लोग ये पता लगाएं कि कोई भी आयनिक सॉलिड कितना स्टेबल है। अब इससे मैं विस्तृत रूप से समझाने जा रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी वास्तव में क्या है। अब इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। सो आयनिक सॉलिड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। The enthalpy of formation of ionic molecules cannot alone account for their stability। यानी अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इसके लिए केवल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट, जिम्मेवार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उसका जो लैटिस एनर्जी है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जिम्मेवार है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। दीज कंपाउंड्स हैव एन एडिशनल स्टेबिलिटी ड्यू टू लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर। हाउएवर लैटिस एनर्जी कैनॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। The Born-Haber cycle allow us to understand and determine the lattice energy of ionic solid। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लैटिस एनर्जी को समझने के लिए आपको पहले Born-Haber साइकिल जानना होगा। लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस बाइंड टू फॉर्म एन आयनिक सॉलिड। एज implied in the definition, this process will always be exothermic and thus the value of lattice energy will be negative. The other definition says that the lattice energy is the energy required to break apart an ionic solid and convert its component atoms into gaseous ions. This definition causes the value for the lattice energy to be always positive. Since this will always be an endothermic reaction, its value are usually expressed with kilojoule per mole। यानी लैटिस एनर्जी का जो यूनिट है किलोजूल पर मोल है। लैटिस एनर्जी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। यानी किसी भी आयनिक ठोस को अगर के स्टेबिलिटी को, अस्थायित्व को अगर एक्सप्लेन करना है तो उस लैटिस एनर्जी के द्वारा ही हम उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सम माइट एक्सपेक्ट सच एज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर टू बी लेस स्टेबल बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम वुड बी लो। However, the crystalline structure allows each ions to interact with multiple oppositely charged ions, which causes a highly favorable changes in the enthalpy of the system. A lot of energy is released at the oppositely charged ions interact. It is this that causes ionic solids to have such high melting and boiling points. Some requires such high temperatures that they decompose before they can reach a boiling point, melting and boiling point। यानी कहने का मतलब ये मेरा था कि जो लैटिस एनर्जी है उसके स्टेबिलिटी को, आयनिक सॉलिड के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कोई भी अगर आयंस दूर दूर है तो निश्चित रूप से उसका एंट्रोपी ज़्यादा। एंट्रोपी का मतलब हुआ डिसऑर्डर, सही अरेंज कर देना मतलब एंट्रोपी कम जाना, और बिखेर देना मतलब एंट्रोपी बढ़ जाना। तो सोडियम क्लोराइड या किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उसमें आयंस एक दूसरे से डेफिनेट पैटर्न के तहत जुड़ते हैं, और इस दरमियान हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एंट्रोपी है, उसका जो डिसऑर्डर है वो घट जाता है, कम हो जाता है। और यही कारण है, यही रीज़न, यही मुख्य रूप से कारण है जो एनर्जी इससे रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को हम लोग किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो अब है ना, अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट लैटिस एनर्जी। धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच।